नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएसएससी सीजीएल परीक्षा में पूछे गए पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन। अगर आप बीएसएससी सीजीएल के साथ साथ बीपीएससी, एसएससी सीजीएल और रेलवे या फिर बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाला है। यहाँ आपको सिर्फ प्रश्न ही नहीं बल्कि उनके सही उत्तर और उनके परीक्षा में पूछे जाने का पैटर्न भी समझाया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन और जानते हैं वो सवाल जो आपके एग्जाम में सफलता की कुंजी बन सकती है और जो पिछले बीएसएससी सीजीएल में पूछे गए जीके के सवाल है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन है ये बिहार एसएससी सीजीएल जीके का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ईमेल के लिए जो @ चिन्ह है किसने चुना था। यहाँ आपका ऑप्शन है रे टॉमिल्सन, सीयू अय्यादुरई, बिल गेट्स या फिर स्टीव जॉब। यहाँ पर देखिए हम लोग आपको अगर नहीं पता होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो चिन्ह है किसने चुना था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिल गेट कौन थे, बिल गेट क्या थे, ये माइक्रोसॉफ्ट, आप लोगों को पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे, बिल गेट्स थे। तो 3 नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो गलत होने वाला है। स्टीव जॉब्स के बारे में आप लोगों को पता है, ये कौन थे, एप्पल के सीईओ थे। कौन थे, एप्पल के सीईओ। ये भी गलत होगा। तो क्वेश्चन में या तो 1 सही होने वाला ऑप्शन या फिर 2। तो हमारा सही आंसर होने वाला ए रे टॉमिल्सन। 1 जो हमारा है ये राइट आंसर है। चलिए इसका हम लोग एक देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रे टॉमिल्सन ने क्या किया था, ईमेल सिस्टम की पहली बार उपयोग किया गया था। उनके द्वारा चुना गया प्रतीक है @ आज भी पूरे विश्व में ईमेल के पतों के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बोला, बिल गेट्स क्या किए थे, ये माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उनके स्थापना की थी। किनके साथ की थी, पॉल एलन के साथ मिलके। कब की थी, 1975 में की थी। और स्टीव जॉब क्या थे, ये अमेरिकी व्यवसायी है जो एप्पल के संस्थापक है, सीईओ है। ठीक है, तो हमारा पहला का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये रे टॉमिल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, सितंबर 2018 में कब उद्घाटन किया गया हवाई अड्डा झारसुगुड़ा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए झारखंड नहीं होगा, सिक्किम नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होने वाला, उड़ीसा। 3 इज द राइट आंसर। तो झारसुगुड़ा किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा घरेलू हवाई अड्डा है जिसे वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। इसका उद्घाटन सितंबर 2018 में उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा निर्मित किया गया था। अब देखिए इसके साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर सिक्किम के बारे में लिखा था। तो सिक्किम में पाक्योंग हवाई अड्डा है जो मौसमी घरेलू हवाई अड्डा है जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पाक्योंग हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये कौन सा राज्य में है, सिक्किम में है। देवगढ़ हवाई अड्डा कहाँ है, ये हमारा झारखंड में है। 12 जुलाई 2022 को झारखंड के देवगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। फिर आता है गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पे रखा गया है। इसका उद्घाटन भी 11 दिसंबर 2022 को किया गया था। तो हम लोग यहाँ से क्या क्या सीखे, सितंबर 2018 में उद्घाटन किया गया हवाई अड्डा झारसुगुड़ा किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक के लिए प्रख्यात है। तो अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, सरोद। 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए इसके जो की पॉइंट्स है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अमजद अली खान, उनका जन्म कब हुआ था, 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है। ये जो क्वेश्चन है जो इंस्ट्रूमेंट से बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, जो अपने स्पष्ट और तेज अक्षर तानों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर जो मेन चीज है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तबला का देखिए यहाँ पर जाकिर हुसैन हो गया, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। पंडित अनिंदो चटर्जी,
पंडित अनोखेलाल मिश्रा, अमजद जान थिरकवा आदि। ये लोग क्या है, तबला बजाते हैं। वायलिन का देखिए एन सुब्रमण्यम, एन राजम, रागिनी शंकर, एल अथिरा कृष्णा इत्यादि। वीणा देखिए मुथुस्वामी तिछीदार, विनय धनमाल, वीणा शेषनाग आदि। ये सब जो वीणा हो गया, वायलिन हो गया और तबला हो गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता का संबंध है एक्सक्यूज मी, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? कांस्य युग से है, नवपाषाण युग से है, पुरापाषाण काल से है या फिर लौह युग से है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा हड़प्पा सभ्यता किससे है? कांस्य युग से है। सही आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे कुछ हम लोग एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, एक कांस्य युग का समाज था। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, एक कांस्य युग समाज था जो आधुनिक पूर्वोत्तर अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, तो कहाँ से फैला हुआ था, कहाँ से कहाँ तक? अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। देखिए प्रारंभिक हड़प्पा चरण कितना था? 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक था। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है नवपाषाण युग। यहाँ पर देखिए नवपाषाण युग, पुरापाषाण काल और लौह युग कब से कब तक था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण युग का नया पाषाण युग 9000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ठीक है, और पुरापाषाण जो था छोटे छोटे समाजों में बांटा गया था, जो शिकार और इकट्ठा होकर जीवित रहे थे। वे मछली पकड़ने, शिकार करने तथा जंगली जानवरों की सफाई करने और पौधों से संसाधन इकट्ठा करने का अभ्यास करते थे। ये है पुरापाषाण काल। और जो लौहपाषाण काल था जो वो पूरे भूरे रंग के बर्तन और 1100 से 800 ईसा पूर्व के हैं, जो लौहपाषाण युग है। तो ये 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना, जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए डैश बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अभिगम पहुंच प्राप्त करने की इजाज़त दी। चलो इसे इंग्लिश में हम लोग एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में क्या क्वेश्चन है, द बैंक हैज अलाउड इट्स एम्प्लॉय टू एक्सेस द बैंक सर्वर फ्रॉम होम। कौन सा बैंक है जो अपने एम्प्लॉय को एक्सेस करती है, मतलब क्या बोलते हैं, होम सर्विस प्रोवाइड करती है। द बैंक हैज अलाउड इट्स एम्प्लॉय टू एक्सेस द बैंक सर्वर फ्रॉम होम। यहाँ पर SBI है, HDFC है, यस बैंक है या फिर ICICI है। इसका सही आंसर होगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस अ फ्री डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस फॉर इट्स डिफरेंशियली एबल कस्टमर। जितने भी डिफरेंशियली एबल कस्टमर है उनको होम एक्सेस, मतलब आपका सर्विस जो है होम डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। कौन है? वो SBI है। यहाँ पर ICICI बैंक के बारे में क्या है, इट इज इंडियाज प्रीमियर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है वो हमारा प्रीमियर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस है। और देखिए यस बैंक है, यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ICICI बैंक का जो हेडक्वार्टर है वडोदरा में है, यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है। HDFC जो है इट इज द इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय एसेट्स। ठीक है, द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन अप्रैल 2021। तो ये चीज़ जो है पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हम इसे हिंदी कर लेते हैं। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होगा A 7 दिनों के बाद। सही आंसर क्या होगा? A 7 दिनों के बाद उसका त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। 15 दिनों बाद नहीं होगा, 21 दिनों के बाद भी नहीं होगा, और 28 दिनों बाद जिसमें रविवार शामिल नहीं, ये भी नहीं होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये चीज़ हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में गलत करते हैं। क्या बोला गया है? सही नहीं है, इस पर फोकस करना है। पहला क्या है? संसद द्वारा पारित कानून, विधायिका द्वारा पारित कानून,
कार्यकारी आदेश और अध्यादेश या फिर अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार नहीं है। देखिए पहला जो है ये सही है, ये बिल्कुल सही है, संसद द्वारा पारित कानून। दूसरा विधायिका द्वारा पारित कानून, ये भी सही है। तीसरा क्या है, कार्यकारी आदेश और अध्यादेश, ये भी सही है। ये जो बात बोला गया है ये गलत है, मतलब ये सही नहीं है। ये आप लोग अपना हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार नहीं है, ये जो बताया गया है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। युद्धों का निम्नलिखित कालानुक्रमिक क्रम में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है आपको, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, पानीपत, बक्सर और प्लासी, ये 4 जो युद्ध हुआ था आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, पहला जो ऑप्शन है हल्दीघाटी, पानीपत, बक्सर और प्लासी। यहाँ पर देखिए पानीपत का लड़ाई कब हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का लड़ाई कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देखना है। देखिए सबसे लास्ट में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, जहाँ से बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज बिहार और बंगाल पे जिनका शासन था वो शासन अच्छे से चलने लगा। कब, बक्सर के युद्ध के बाद। तो बक्सर का युद्ध सबसे लास्ट में होगा। बक्सर का युद्ध सबसे लास्ट में कहाँ है, ये है, मतलब ए भी सही हो सकता है या फिर ए भी सही हो सकता है। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया, हमारा 2 भी गलत हो गया। और सबसे पहले कौन सा लड़ाई हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध आप लोगों को पता होगा कब हुआ था, 1526 में। तो यहाँ पर देखिए पहले पानीपत कहाँ पे लिखा हुआ है, प्रथम पानीपत, यस ये सही है, हल्दीघाटी नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन भी गलत हो गया, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। मतलब पहले पानीपत का, लास्ट में बक्सर का युद्ध हुआ था। हम लोग चलिए इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, आप लोग देखिए पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। किसमें हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी कब हुई थी, सॉरी पानीपत का जो दूसरा लड़ाई कब हुआ था, वो हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था, 1556 ईस्वी में। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। और सबसे लास्ट में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद आप लोगों को पता होगा बंगाल और बिहार पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया था, किसे, अंग्रेजों को। तो ये आपको 2 से 3 युद्ध अगर आपको ध्यान में है तो आप इस क्वेश्चन को आप सही करके जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष है, ठीक है, कौन है, सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रमंत्री। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये आप समझ गए अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष, मतलब देखिए सेंट्रल हो गया एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यही बात बोला जा रहा है ना। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका सही आंसर होगा 3rd प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। चलिए इसका हम लोग एक सॉल्यूशन देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, ISC, राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय की सुविधा के लिए एक संवैधानिक निकाय है। यह अनुशंसात्मक निकाय का काम उन मुद्दों पर गौर करना और उन पर बात करना है जिनमें संघीय सरकार, राज्य और दोनों की रुचि है, ठीक है। यह सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश 1990 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के में प्रावधानों के आधार पर स्थापित किया जाता है। इसका जो नेतृत्व होता है प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मैजिनॉट रेखा जो है किस देश के बीच है। देखिए मैजिनॉट, मैंने इसको कैसे याद किया मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर होने वाला है फ्रांस और जर्मनी। मैजिनॉट, देखिए मैगी मतलब मैगी, ठीक है, मैगी कब खाओगे, जब आपके पास मनी रहेगा। मनी मतलब क्या, जर्मनी। और फ्रांस मतलब फंस गया, मैगी खा के क्या हो गया, फंस गया। मतलब मम्मी नहीं थी घर पे, आप लोग क्या किए, एक मैगी लेकर आए, मनी नहीं था आपके पास, तो मम्मी का पैकेट से आप मनी निकाले और मैगी लाए और फंस गए बनाकर।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसे ट्रिक है याद करने का। मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए हम लोग एक बार देख लेते हैं सीमा रेखा और देश। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग नोटबुक में भी लिख भी लीजिएगा। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का रेखा है। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच है। मैजिनॉट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। 38 समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। ओडरनिस रेखा है जो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। डुरंड रेखा, यहाँ पे देखिए दो रेखा के बीच आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, डुरंड रेखा और रेड क्लिफ रेखा। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का है और रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच का है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी, तो किसने की थी, इसका सही आंसर होने वाला है जयप्रकाश नारायण। क्या होगा इसका सही आंसर, 11 का सही आंसर होगा क्या, जयप्रकाश नारायण ने की थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं जो सॉल्यूशन है क्या बताया, कुछ पॉइंट जो है। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी। सर्वोदय योजना गांधीवादी योजना विनोबा भावे के सर्वोदय विचार से प्रेरित थी। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की थी 1950 में, तो जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण के क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, कार्बन होगा, नहीं कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, परितंत्र, यस, थर्ड इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन भी नहीं है। चलिए इसके बारे में जो कुछ है पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, परितंत्र होती है, जिसमें जीवित और निर्जीव घटक पाए जाते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द 1866 ईस्वी में जर्मन प्राणी वैज्ञानिक जो है अर्नस्ट हैक्केल द्वारा गढ़ा गया था। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे अधिक प्रमुख है, तो कौन सा वायु प्रदूषण है सबसे प्रमुख है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, ये सब आप लोग जानते होंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सही आंसर होगा हमारा, ओजोन भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला, थर्ड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये आप लोगों को पता होगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, उनका नाम है मोतीलाल नेहरू जी। फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को CR दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया था। बंगाल विधानसभा में इसके नेता बने थे। स्वराज पार्टी ने भारत की एक संविधान बनाने की मांग की थी। तो किसने भारत में संविधान बनाने की मांग की थी, स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। स्वराज पार्टी ने 1923 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 40 से अधिक सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया था। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और CR दास स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। तो ये सब पॉइंट आप लोगों को तैयार रखना है। एग्जाम में कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बिहार SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है, किसे नियुक्त किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश सही होगा। ये भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये भी सही होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है, कौन होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका होता है। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्षों की अवधि के लिए 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पॉज करके एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीट भी होता है। जैसा मैंने आपको बता दिया, ये सब जो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसके पास सर्वाधिक संख्या में केंद्रीय रेल मंत्रियों को भेजने का श्रेय है। तो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, बिहार इज द राइट आंसर। इसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसके बारे में क्या है, सर्वाधिक केंद्रीय रेल मंत्री भेजने का श्रेय बिहार को जाता है। कौन कौन से मंत्री रह चुके हैं, एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं। बिहार राज्य के रेल मंत्री जगजीवन राम है, राम सुभग सिंह है, ललित नारायण मिश्रा है, केदार पांडे है, नीतीश कुमार जो अभी हमारे CM है, लालू प्रसाद यादव है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6।
तो हमारा जो है प्यारा बिहार, सर्वाधिक केंद्रीय रेल मंत्री भेजने का श्रेय बिहार को जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सबसे पहले भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के अनुसरण से में स्थापित किया गया है? क्वेश्चन हम लोग ठीक से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सबसे पहले भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के अनुसरण में स्थापित किया गया है? तो कौन सा आयोग है? यह हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी नहीं होगा, चुनाव आयोग, यस थर्ड इज द राइट आंसर, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी नहीं होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं डिटेल। चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। संविधान का अनुच्छेद, चुनाव आयोग कौन सा अनुच्छेद में? 324 के प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चुनाव आयोग। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब 21 जनवरी 2013 को भारतीय नौसेना द्वारा जलावतरण किए गए सबसे बड़े अप तटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है? देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2013 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है लेकिन हम लोग को क्या ध्यान में रखना, जो 2025 में जो क्वेश्चन आएगा आपका नौसेना से क्वेश्चन आने वाला है। जैसे हम लोग का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर होगा INS सरयू। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, करंट अफेयर में कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही शानदार सवाल, ये हमारा पॉलिटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सच्चिदानंद सिन्हा नहीं होगा, सब लोग जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं होंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी नहीं होंगे। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। 2 इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग थोड़ा पॉइंट पढ़ लेते हैं। सही उत्तर डॉक्टर BR अम्बेडकर है। यहाँ पर देखिए, संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। BR अम्बेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ है जिन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। अम्बेडकर को भारत के संविधान के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए की पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। प्रारूप समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करने का उत्तरदायी सौंपा गया है। यहाँ पर देखिए, संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था। तो ये कुछ पॉइंट से आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना है और इसे 2-3 बार पढ़ लेना है, या फिर ये वीडियो को आप लोगों को रिपीट करके 2-3 बार देख लेना, आपको ये सब पॉइंट है जो याद हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट है, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए और 2-3 बार इसे देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होने वाला पहला रंगून इधर राइट आंसर। श्रीलंका नहीं होगा, काला पानी नहीं होगा और नेपाल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ सॉल्यूशन, इसका जो पॉइंट है, 1858 में ब्रिटिश नियंत्रण बर्मा में अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को रंगून में निर्वासित कर दिया था। कौन किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने रंगून में। 1857 के भारतीय विद्रोह में शामिल होने के कारण उन्हें रंगून भेज दिया था। तो ये सब चीज़ है जो आप लोगों को पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। बहादुर शाह द्वितीय के बारे में बोला जाता है, बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। वो 62 वर्ष की आयु में 28 सितंबर 1837 को दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो जीके के हैं, इसका पार्ट 1 जो प्रीवियस ईयर BSSC CGL एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग बताइएगा ये जो हम लोग जो सीरीज चालू किए हैं वो कैसा है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को इसमें से कितना क्वेश्चन आता था। और इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत बहुत ही जल्द आएगा नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।